लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कई राज्यों में सीटों का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार यूपी, राजस्थान के अलावा देश के दूसरे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी को यहां 9 सीटें ही मिली है, जबकि 2019 में उसे 23 पर जीत मिली थी। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी रही कि उनकी सहयोगी यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी महज 7 सीट ही जीत पाई। इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी को तो महज 1 सीट पर ही जीत मिली। इन नतीजों पर मंथन का दौर जारी है और बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाने वाला आरएसएस भी एक्टिव हो गया है इस पूरे मामले पर। आरएसएस ने इस नतीजों के लिए अजीत पवार से गठबंधन पर भी निशाना साधा है। आरएसएस का यह रुख अजीत पवार के लिए टेंशन की बात है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ उसे चुनावी नतीजों में झटका लगा है, तो वहीं आरएसएस की आलोचना के बाद उसके लिए गठबंधन में भी मुश्किल होगी। बीजेपी यह आकलन करने में जुटी है कि गठबंधन साथियों से उसे कितना फायदा मिला है। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार बीजेपी तो एक सर्वे भी करा रही है जिसमें यह पता लगाने की कोशिश होगी कि अकेले चुनाव लड़ने में उसके लिए क्या संभावनाएं रहेगी। अजीत पवार के लिए एक मुश्किल ये भी है कि वो वैचारिक आधार पर समझौता करके बीजेपी के साथ आए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो बीजेपी से वैचारिक समानता है और इसे लेकर आरएसएस को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का एक वर्ग मानता है कि अजीत पवार से दोस्ती का ज्यादा फायदा नहीं है। अजीत पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 1 पर ही जीत हासिल हुई। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत हासिल हुई। इस तरह उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा यदि उद्धव गुट भी एनडीए के साथ आता है तो बीजेपी दोनों को समाहित कर लेगी, अपने आप में शामिल कर लेगी। अब यह सवाल उठता है कि क्या अजीत पवार वो चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं एक तरह से? तो देखा जाए तो अजीत पवार के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन गया है। चाचा शरद पवार के गुट ने चुनावी सफलता पाकर दिखाया है कि जनता का उन पर अब भी भरोसा है। इसके अलावा अब यदि अजीत पवार बीजेपी के साथ बने रहे तो वो शरद पवार से दूर ही रहेंगे, ये नॉर्मल सी बात है। इसकी वजह यह है कि शरद पवार शायद एनडीए में न जाएं। वहीं उद्धव गुट के लिए ऐसा करना आसान है। इस तरह डिप्टी सीएम पद के लिए साथ आए अजीत पवार अब चौराहे पर खड़े हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में भी इसी साल चुनाव होने वाले हैं। अब इस चुनाव में उथल पुथल का दौर जो है वो जारी है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सत्ता में कब भूचाल आ जाए कभी भी पता नहीं चलता है। कब कौन सा गुट कहां शामिल हो जाए, रातों रात यहां सरकार बदल जाती है। तो ऐसे में अभी जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेंशन ये है कि कैसे कौन कौन से गुट के साथ, कौन कौन सी पार्टी के साथ मिलकर इस चुनाव में लड़े, क्योंकि यहां अगर देखा जाए तो 48 लोकसभा सीट है और यहां पर पिछले बार बीजेपी यानी एनडीए का जो प्रदर्शन रहा था 2019 में बहुत अच्छा रहा था, लेकिन 2024 में बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए विधानसभा चुनाव पर इसका असर भी पड़ सकता है और अजीत पवार के लिए अब सोचने का विषय यही है कि वो किस तरफ में जाएं। न इधर के हैं न उधर के हैं, ऐसी वाली स्थिति उनकी बताई जा रही है। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, और इस बार जो विधानसभा होने वाले हैं उसमें किसकी जीत होने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन वहां भी साथ लड़ने वाला है और किसकी जीत होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।